हेलो एवरीवन, मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन बाबा 360 पे। आधुनिक भारत का इतिहास हमारा चल रहा था, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारे 7 लेक्चर हो चुके थे। आज 8वां लेक्चर है आधुनिक भारत का, और 1 से 2 लेक्चर के बाद हमारे जो आधुनिक भारत है वो 50% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का विषय देखते हैं, हमारा आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हो कि आधुनिक भारत के इतिहास को जो 6 भागों में हमने बांटा था, उसमें से 2 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके थे और आज तीसरा भाग हमारा शुरू हो चुका था। पिछले 2 लेक्चर भी लग चुके थे, तो तीसरा भाग हमारा चल रहा है, जिसका नाम था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो हमारा तीसरा भाग था वो हमने स्टार्ट किया था, और कुछ गवर्नर जनरल्स और उनके शासनकाल के अंदर जो विभिन्न घटनाएं, युद्ध हुए थे या संधियां हुई थी, वो हम पढ़ रहे थे। तो आइए आज किस किस गवर्नर जनरल के बारे में हमें अध्ययन करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक गवर्नर जनरल जिसको हम बोलेंगे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। सेकंड वन जो हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। और थर्ड वन जो इस क्लास के अंदर हमें पढ़ना है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट। ये 3 गवर्नर जनरल्स हैं जो आज की क्लास के अंदर हमें जिनका अध्ययन करना है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हास्टिंग और लॉर्ड एमहर्स्ट। तीनों गवर्नर जनरल जो हैं, इनके शासनकाल के दौरान घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन भी हमें करना है, या इन्होंने कौन सी नई बात लेकर के आए थे वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो मैं इनका आपको शासनकाल बता देता हूँ कि कौन सा गवर्नर जनरल जो है वो कब से कब तक रहा था। ठीक है, ताकि हमें ये अध्ययन करने में आसान नहीं हो कि किस समय पे कौन सी घटनाएं हमें पढ़नी है। लॉर्ड मिंटो जो है ये रहे थे आपके 1806 से 1813। 1806 से 1813। 1806 से पहले कौन रहे थे वो हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था। ये रहे थे 1813 से 1823 इस टाइम के दौरान, और ये रहे थे 1824 से 1828। इन दोनों के बीच में एक एक्टिंग कार्यवाहक गवर्नर रहा था जो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो 3 गवर्नर जनरल हैं जिनका अध्ययन आज की कक्षा के अंदर हमें करना है। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो इन तीनों गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लॉर्ड मिंटो के काल में कौन सी घटना हुई थी। जैसा कि आप जानते हो कि महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, इनका जो उत्थान हुआ था महाराजा रणजीत सिंह का, वो लॉर्ड मिंटो के समय पे हुआ था। तो इनके बारे में कुछ बातें हम जानेंगे हमारे एग्जाम से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, इसके टाइम पे कौन सी घटना घटित हुई थी। तो देखिए, इनके टाइम पे एक हुआ था जिसको हम बोलते हैं गोरखा युद्ध। गोरखा युद्ध, या बोल सकते हो एंग्लो नेपाल वॉर, क्योंकि गोरखाओं का शासन कहाँ पे था, नेपाल पे था। तो नेपाल वॉर बोल दो या गोरखा युद्ध बोल दें, एक ही बात है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी। तो गोरखा वॉर पढ़ेंगे यहाँ पे कब हुआ था, किस संधि से शांत हुआ था। दूसरा यहाँ पे जो हमें पढ़ना है 1813 से 1823 के बीच में जो घटना घटित हुई थी वो था आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, अंग्रेज और मराठों के बीच में जो निर्णायक युद्ध था, जो लास्ट युद्ध था, जिसमें कि मराठों की बिल्कुल हार हो चुकी थी और पेशवा का पद भी समाप्त कर दिया गया था, वो युद्ध यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तीसरा, इन्हीं के शासनकाल के दौरान और कौन सी घटना हुई थी, तो एक आपने सुना होगा रैयतवाड़ी प्रथा या रैयतवाड़ी सिस्टम। और चौथी घटना कौन सी हुई थी, एक और महलवाड़ी या महलवारी बोलते हैं प्रथा।
ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इनको यही बोला जाएगा, रैयतवाड़ी ही बोला जाएगा इंग्लिश में, इसको महलवाड़ी ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रथाएं, पहले जमींदारी प्रथा आपने पढ़ी थी, अब जमींदारी प्रथा को कुछ जगह पे समाप्त करके उसकी जगह पे ये प्रथा आई, या कुछ जगह पे शुरुआत में ही इन प्रथाओं को लागू किया गया, इन सिस्टम को लागू किया गया। अब तीसरा, लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके शासनकाल के दौरान कौन कौन सी चीज़ें आई। ठीक है, ये सेकंड है घटना, ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ घटना, और यहाँ पे सिक्स्थ घटना जो आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ये चारों घटनाएं आपकी हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, ये वाली आपकी मिंटो, और अब एमहर्स्ट के काल में जो घटना घटित हुई थी जो हम पढ़ेंगे आज की कक्षा के अंदर, वो देखिए बर्मा युद्ध या बर्मियन वॉर या म्यांमार जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो बर्मा युद्ध जो है इसको हमें पढ़ना है। तो कुल मिला के ये हमारे पास 6 टॉपिक्स रहेंगे जो आज की कक्षा के अंदर हमें डिस्कस करने हैं। तो एक बार जल्दी से इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपके पास में वीडियो के साथ में मैंने आपके पास ये भेज दिया है, जो सारा का सारा मैटर जो यहाँ पे लिखूंगा मैं, वो सारा का सारा रिटर्न के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगा आपको, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। ठीक, मैंने एक आपको कहा था, उसी को पढ़ते हैं सबसे पहले। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो है मैंने आपको बताया 1806 से 1813 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। इनके काल में जो इम्पोर्टेंट घटना क्या थी, इनके काल की इम्पोर्टेंट घटना यही थी कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं, महाराजा रणजीत सिंह, उनका उत्थान हुआ था इन्हीं के टाइम पे। ठीक है, यानी कि उनका शासन जो मुख्य रूप से उन्होंने अपने हाथों में लिया था शासन, वो इन्हीं के टाइम पे, इन्हीं के कार्यकाल में लगभग हुआ था शुरू। महाराजा रणजीत जो है इनको शेर ए पंजाब कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब कहा जाता था। इनका अधिकार क्षेत्र जो था वो कहाँ कहाँ पे पड़ता था, इनका अधिकार क्षेत्र पड़ता था मुख्य रूप से पंजाब जो कि पाकिस्तान के अंदर है आज, लाहौर वगैरह की साइड, और जो भारत में भी पंजाब का एरिया है। अभी आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह जो है, पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था इनका 1780 ईस्वी में, 1780 में, और मृत्यु इनकी कब हुई थी, मृत्यु हुई थी इनकी 1839 ईस्वी, बीमारी से मृत्यु हुई थी इनकी। इनकी राजधानी, कैपिटल इनकी क्या थी, जो आपको चीज़ याद रखनी है। तो 2 राजधानियाँ थी इनकी, एक तो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो राजधानी थी वो कौन सी थी इनकी, लाहौर, और एक थी इनकी रिलीजियस यानी धार्मिक राजधानी जो थी वो थी अमृतसर। धार्मिक राजधानी इनकी थी अमृतसर और पॉलिटिकल थी लाहौर। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जो हैं, इनको एक डिजीज बीमारी हुई जिसको हम बोले तो चेचक की बीमारी हुई, जिसके कारण इनके चेहरे पर छोटे छोटे जो दाग पड़ जाते हैं वो हो गए थे, और उसके कारण एक बाईं आंख भी इनकी चली गई थी, बाईं आंख की रोशनी भी चली गई थी इनकी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद भी इतना तेज था इनके चेहरे पे कि एक आम व्यक्ति इसके चेहरे की तरफ आसानी से देख भी नहीं सकता था। इन्हीं के बारे में एक किस्सा है कि जो अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने एक किसी व्यक्ति से पूछा कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं उनकी कौन सी आंख की रोशनी गई हुई है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस बात का आज तक किसी को पता नहीं लग पाया है, क्योंकि उनके चेहरे का तेज ही इतना है कि लगातार उनके चेहरे की तरफ देखना नामुमकिन है। ऐसी कहावत है इनके बारे में, इतना तेज था, जबकि चेचक के कारण चेहरा इनका थोड़ा सा खराब भी हो चुका था, बाईं आंख की रोशनी भी जा चुकी थी। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह जो हैं ये भी क्षेत्र विस्तार अपना करते रहते थे। अंग्रेजों ने इनकी नीति को भांप लिया था, महाराजा रणजीत सिंह की नीति को, कि ये क्षेत्र विस्तार करेंगे
तो कल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी उससे प्रॉब्लम होएगी, दिक्कत होएगी। इसीलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनके साथ एक बातचीत किया कि आप क्षेत्र विस्तार मत कीजिए और हमारे साथ एक संधि कर लीजिए जिसके अंदर आपकी सीमाओं को निर्धारित कर दिया जाएगा कि यहाँ तक आपकी सीमा है और इसके बाद हमारी सीमा। इन्होंने मना किया, फिर अंग्रेज़ों ने धमकी दिया आक्रमण करने का। तो इन दोनों के बीच में, महाराजा रणजीत सिंह और वायसराय के बीच में एक संधि हुई जिसको हम कहते हैं आजकल अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, इस संधि के अंदर अब भारत तो पूर्वी तरफ पड़ता था, इनके पूर्वी सीमा जो इनके राज्य की वो निर्धारित कर दी। वो किसको निर्धारित किया? सतलुज नदी को। सतलुज नदी जो है उसको महाराजा रणजीत सिंह का जो पंजाब पे शासन था उसकी पूर्वी सीमा निर्धारित कर दिया कि यहाँ तक आपकी सीमा है। तो अमृतसर की संधि अगर एग्जाम में पूछे किसके साथ हुई? महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है। और जिस इनका उत्थान हुआ, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे उस समय पे। और इनको शेर पंजाब इन्हीं को कहा जाता है। जन्म, मृत्यु, राजधानी इनकी कौन सी थी? तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट वन हमारी जो रहेगी तो ये हमारे पहले गवर्नर जनरल थे और उनके शासनकाल के दौरान घटित होने वाली घटनाएं। दूसरे गवर्नर जनरल जो आज की कक्षा में जिनका हमें अध्ययन करना है, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1813 से 1823 तक ये रहे थे गवर्नर जनरल बन के, ठीक, गवर्नर जनरल बन के रहे थे 1813 से 1823 तक। सबसे पहला जो घटनाक्रम हमें इनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गोरखा युद्ध, या जिसको हम बोल सकते हैं एंग्लो नेपाल युद्ध भी बोला जा सकता है, या नेपाल वॉर भी बोल सकते हैं इसको। कब से कब तक हुआ था ये हुआ था 1814 से 1816, 1814 से 1816 इस समय पे हुआ था गोरखा युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? बिटवीन किस किस के बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया था, इधर से तो आप जानते हैं इंडिया की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उधर से इनके विरुद्ध कौन था? गोरखा प्रमुख अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा गोरखाओं का प्रमुख जो थे। ये जो गोरखा थे ये कौन थे? एक्चुअल में गोरखा एक बड़ी खूंखार और बलवान एक प्रकार से हुमैन मानव जाति थी, और 1667 से 1667 से नेपाल पर गोरखाओं का शासन था एक प्रकार से, ठीक है। तो अमर सिंह थापा गोरखा प्रमुख जो थे, गोरखाओं के हेड जो थे, वो और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण था क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार यानी नेपाल की तरफ से गोरखा जो थे वो अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। इधर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने ट्रेड के लिए क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, इसलिए ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर गोरखाओं की हार हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, और इस युद्ध की समाप्ति 1816 के अंदर एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं सुगौली की संधि, ठीक है। सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है, या सुगौली या सांगोली भी कई बार इसको बोल दिया जाता है, बट ज़्यादा सही यही रहेगा सुगौली। सुगौली की संधि 1816 के अंदर गोरखाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इस संधि के अंदर क्या क्या निर्णय लिए गए? इस संधि के अंदर निर्णय लिया गया, सबसे पहला काम तो ये किया गया कि नेपाल जो है उसकी सीमाएं निर्धारित कर दी गई।
नेपाल की सीमाओं को निर्धारित कर दिया गया। कुछ समय पहले, जस्ट अभी 1 या 2 महीने पहले, या अभी भी चल ही रहा है वो विवाद, आपका इसी संधि के ऊपर वो विवाद है। इस संधि के अंदर जो सीमाओं को निर्धारित कर दिया गया था, तो नेपाल कहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा निर्धारित किया गया था, और इंडिया कहता है कि ऐसा नहीं किया गया था, ऐसा निर्धारित किया गया था। तो आज भी वो विवाद चल रहा है। ठीक है, तो सुगौली की संधि के अंदर पहला काम किया गया था कि नेपाल और इंडिया की जो सीमा रेखा उसको निर्धारित किया गया था। दूसरा चीज़ क्या किया गया था कि भारत की सेना में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने अपनी सेना के अंदर एक रेजिमेंट बनाई थी, जिसको हम बोले तो गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट बनाई थी, जो आज भी भारत की सेना के अंदर है, गोरखा रेजिमेंट। और नेपाल को कहा गया कि हम भविष्य में भी कभी तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, यानी अंग्रेजों ने कहा कि भविष्य में हम नेपाल को गुलाम नहीं बनाएंगे, तुम एक रेजिमेंट हम तुम्हारी बना देते हैं हमारी सेना में, बाकी सीमा के ऊपर तुम हमसे विवाद नहीं करोगे। तो ये थी आपकी सुगौली की संधि। ठीक है, तो ये सबसे पहला गोरखा युद्ध जो हुआ था, टाइम है इसका, किसके बीच हुआ, क्या कारण था, कैसे शांत हुआ। नेक्स्ट वन जो घटना हमारी घटित हुई वो कौन सी थी? लॉर्ड हॉस्टिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया तीसरा, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जिसको हम बोलेंगे, ये एक और घटना घटित हुई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और इसके बाद मराठों का पतन बिल्कुल निश्चित तौर पर हो गया था। ठीक है, पहले भी आपने देखा कि मराठाओं की जो भी हार हुई है अंग्रेजों के द्वारा, वो सारी की सारी हार का रीजन एक ही रहा है, उनका आपसी युद्ध। आपस में अगर एकत्रित होते, अंग्रेजों के साथ जाके ना मिलते, तो शायद पीछे वाले वार भी नहीं हारते और ये वाला वार भी। लेकिन ये जो युद्ध में इनकी हार हुई, ये बहुत महंगा पड़ा, और मराठों का एक जितना बड़ा विशाल साम्राज्य था वो सारा ध्वस्त हो गया। एक प्रकार से ये मान लो कि इंडिया के 90% क्षेत्र पे मराठों ने अपना शासन शुरू कर दिया था। चलिए आइए बात करते हैं। तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध जो है, ये किस किस के बीच हुआ? जैसा कि आपने दूसरे युद्ध के अंदर देखा था कि संधि हुई थी लास्ट में, और संधि के बाद में क्या हुआ था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने तो पहले ही सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, यानी अंग्रेजों के अधीन हो गए थे लगभग, और दूसरे मराठों ने भी, यानी मराठों के जो 5 संघ थे मुख्य रूप से, उन सभी ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी और अंग्रेजों के अधीन थे। अभी तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले जानते हैं कि कॉज यानी कारण क्या है, और फिर जानेंगे किसके बीच में हुआ, क्या कारण था इस युद्ध के होने का। देखिए, सबसे पहला तो कारण क्या था कि अंग्रेजों के जो व्यापारिक एकाधिकार थे भारत के अंदर, वो खत्म कर दिए गए थे। इसलिए अब अंग्रेजों को क्या था कि उनको अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ज़्यादा क्षेत्र चाहिए था। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, पहली चीज़ तो क्षेत्र विस्तार करना, यानी अपना एरिया एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। दूसरा रीजन ये था कि जैसा कि आपने दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पढ़ा कि मराठे तो मोस्टली सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गए थे, और ब्रिटिश कंपनी के लोग ही उनकी सेना में अब सिपाही होने लगे थे, क्योंकि किराए पर सेना दी जाती थी। तो ब्रिटिश कंपनी के अंडर में एक सेना के अंदर एक रेजिमेंट होती थी एक प्रकार से, जिनको हम बोलते पिंडारी। बाहुबली मूवी देखा होगा अगर आपने, तो उसके अंदर पिंडारियों का जिक्र है। एक वीर मूवी आई थी बहुत टाइम पहले, वो भी पिंडारियों के ऊपर ही बेस्ड थी। तो जो पिंडारी होते थे मराठों की सेना में होते थे। अब मराठों की सेना में, मराठों की तो वैसे ही आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई क्योंकि अंग्रेजों के अधीन हो गए, तो पिंडारियों को नौकरी से निकाला जाने लगा। पिंडारी बेरोजगार हो गए तो उन्होंने सोचा कि भाई रोजगार तो हमें चाहिए। रोजगार के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया, उन्होंने खुद का बिजनेस खोलने की सोची। पिंडारियों ने सोचा कि अब तो खुद का बिजनेस ही करेंगे, और बड़ा ही बेहतरीन बिजनेस उन्होंने चुना। और उस बिजनेस के अंदर जिन लोगों का सहारा लिया, जो कच्चा माल जहाँ से प्राप्त किया, वो अंग्रेज थे। अब समझे नहीं होंगे, उन्होंने क्या कि लूट मार शुरू कर दी, और लूटपाट भी किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा था। जहाँ अंग्रेज अकेला दिखता अपना बिजनेस शुरू कर देते, उसको लूटते पाटते मार के चले जाते। तो पिंडारियों ने ऐसा शुरू कर दिया। अब इस पिंडारियों के इस व्यवहार के लिए अंग्रेजों ने किसको दोषी ठहराया, अंग्रेजों ने ठहराया पेशवा को। और पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय, सबसे नालायक पेशवा जो था मराठों के अंदर।
तो पेशवा को उन्होंने क्या किया, इसके लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि लूटपाट जो है ये पिंडारी कर रहे हैं जो तुम्हारी सेना का हिस्सा थे और इसका वसूली हमें तुमसे चाहिए। तो पेशवा के ऊपर जब ये अपमानजनक दबाव बनाया गया तो पेशवा को भी अपमान महसूस हुआ और इसने फैसला किया कि अब अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे, उन पर आक्रमण करेंगे। चलिए यहां तक सही रहा। अब इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा कि पेशवा विरुद्ध तो हो ही गया है, तो क्यों ना मराठों के अंदर, पेशवा तो एक संघ था, 4 संघ और भी बचे हुए हैं, क्यों ना दूसरे संघों को अपने अंदर मिला लिया जाए। इसलिए मराठों ने क्या किया कि सबसे पहले इस युद्ध के अंदर जो जो घटनाएं घटित हुई वही पढ़ेंगे अब। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठों का जो एक संघ है जिसका पहले भी आपने जिक्र सुना होगा, गायकवाड़ जो संघ था, इनको बोला कि देखो भाई, अंग्रेजों ने गायकवाड़ जो संघ था मराठों का, इनको कहा कि देखो भाई तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी पेशवा के साथ है और उससे हम बदला लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमारे साथ रहो। गायकवाड़ ने मान लिया और गायकवाड़ की तरफ से एक व्यक्ति थे गंगाधर शास्त्री जो कि गायकवाड़ के संघ में से एक मंत्री थे। अंग्रेजों की प्रोटेक्शन में ये गंगाधर शास्त्री किसके पास चले गए, ये गंगाधर शास्त्री चले गए पेशवा के दरबार में और पेशवा को कहा कि तुम अपना कुछ क्षेत्र जो अंग्रेज मांग रहे हैं वो क्षेत्र अंग्रेजों को दे दो। पेशवा को इसने कहा, गंगाधर शास्त्री ने। और दूसरी बात कि इसने कहा कि तुम भी उनकी ही अधीनता में रहो। तो गंगाधर शास्त्री ने कहा पेशवा को कि तुम अंग्रेजों को क्षेत्र दे दो, उस पर डिस्प्यूट मत करो और अंग्रेजों को ही रेवेन्यू वसूलने दो वहाँ से। लेकिन पेशवा के अंदर एक मंत्री थे त्रिम्बक डेंगल नाम से, त्रिम्बक डेंगल। इन्होंने क्या किया, गंगाधर शास्त्री को मार दिया, वहीं पे हत्या कर दी गंगाधर शास्त्री की। बोला भागो यहाँ से, दे दे रेवेन्यू, तुम तो चले जाओ यहाँ से वापस और कह देना तुम्हारे अंग्रेजों से कि वसूल करके दिखा देंगे। मार दिया तो अंग्रेज अब और ज़्यादा गुस्सा हो गए और अंग्रेजों ने क्या किया, अब इसके बाद क्या घटना घटित हुई, अंग्रेजों ने एक संधि की 1817 में, ठीक है, 1817 में ट्रीटी ऑफ पुणे, पुणे की संधि, ट्रीटी ऑफ पुणे, पुणे की संधि की 1817 में इन्होंने, ठीक है। तो 1817 में जो संधि हुई, एक्चुअल में युद्ध का टाइम जो है ना वो 1817 से 1818 बोला जाता है, एक्चुअल में वार इस संधि से शुरू हुआ था। 1817 में पुणे की संधि हुई और इस संधि के अंदर क्या किया गया, जो पेशवा था इस पेशवा को कहा गया कि सबसे पहले तो गंगाधर शास्त्री को मारने के जुर्म में त्रिम्बक को सजा दी जाए। दूसरा, जो क्षेत्र जिन क्षेत्रों पर अंग्रेज रेवेन्यू यानी राजस्व इकट्ठा करना चाहते थे वो क्षेत्र किसको दिए जाए, वो अंग्रेजों को ही दिए जाए। तो ये जो संधि थी ये पेशवा के ऊपर थोप दी गई। 1817 में हुई थी पुणे की संधि जिसको हम बोलेंगे। अब इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जो दूसरे मराठों के संघ थे उनको भी अपने अंदर मिलाने की सोची और 2 संधियां इन्होंने की। एक संधि की 1817 में और एक संधि इन्होंने की 1818 में, ठीक है। 1817 में जो संधि की थी वो थी ग्वालियर की संधि, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। और इस संधि के अंदर जो मराठों का एक संघ था जिसको सिंधिया कहा जाता था, वो सिंधिया लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली, दोबारा से अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। और 1818 में एक और ट्रीटी साइन की, मंदसौर की ट्रीटी। और इसके अंदर जो होलकर थे, मराठों का एक संघ था होलकर ने भी क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ हो लिए और उन्हीं की सहायक संधि को फिर से दोबारा मान लिया। तो होलकर अंग्रेज़ों के साथ, सिंधिया भी अंग्रेज़ों के साथ हो गए, गायकवाड़ मैंने आपको पहले ही बताया कि अंग्रेज़ों के साथ ही थे, ठीक है। अब ये साथ ही थे, अब बचे कौन,
एक भोंसले और पेशवा उनके डिफरेंट था ही, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, पेशवा, बाजीराव द्वितीय और भोंसले के पास भी अंग्रेज़ों ने प्रपोजल भेजा, लेकिन भोंसले ने मना कर दिया, उसने पेशवा का साथ दिया। इन्होंने मिलकर के 1818 में अटैक कर दिया किस पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो इन्होंने अटैक किया, अटैक के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। मराठे लड़े लेकिन हार गए, क्योंकि उनके साथ मराठों के दूसरे संघ भी जुड़े हुए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इसके अंदर पेशवा जो थे, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि किस जगह पे वो हारे थे, पुणे। भोंसले जो थे वो किस जगह पे हारे, वो हारे सीतामुल्टी, ठीक है। सीतामुल्टी जगह पे कौन हारा, भोंसले जो मराठे थे, और ये पुणे में हारे। और ये युद्ध यहीं पे आपके ब्रिटिश की जीत के साथ समाप्त हो गया। और इस युद्ध के बाद फाइनली जब ये युद्ध आपका ख़त्म हो रहा था, तो इस युद्ध के ख़त्म कैसे हुआ, समाप्ति कैसे हुई, इसकी समाप्ति हुई, रिजल्ट तो आपके सामने ही है कि जो पेशवा होते थे, मराठों में सबसे प्रधान माना जाता था, तो पेशवा का जो पद था उसी को समाप्त कर दिया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि एक बाद में भी कोई शक्तिशाली पेशवा आ गया तो फिर से हमें हरा देगा, इसीलिए उन्होंने पेशवा पद जो था इसी को समाप्त कर दिया, ठीक है। और मराठों के जितने भी क्षेत्र थे लगभग सारे क्षेत्र अपने अधीन कर लिए और एक नई जगह बना दी सतारा नाम से। और सतारा नाम से जगह बनाई मराठों के सम्मान में। मराठों के बल बहुत ज़्यादा था, अंग्रेज़ों को पता था बड़ी मुश्किल से हरा पाए, उनके सम्मान में एक सतारा नाम से जगह उन्होंने बना दी। और मराठों को कहा कि आप लोग, इस सतारा आप लोगों के लिए है, आप इस पे यहाँ से टैक्स कर इकट्ठा करो, यहीं रहो, यहीं अपना शासन करते रहो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप था एंग्लो मराठा वॉर जो था। और इसके बाद मराठों के अंदर पेशवा बनते जो वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब आखिरी पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय, जिसने ये युद्ध लड़ा था। इसके बाद पेशवा पद ही आपका समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। देखिए, कोई समस्या हो ना तो कमेंट सेक्शन में बताया करो भाई। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि समस्या कहाँ पे हो रही है बच्चों को। आप ऐसे, मैं ऐसे पढ़ाता चलूँगा, आप ऐसे पढ़ते चलोगे। बाकी कुछ समय बाद तो लगभग अगस्त में तो हम लाइव ही क्लास किया करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास नहीं होया करेंगी, तो तब तो कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन कमेंट किया करो। और पहले मैंने आपको कहा था कि पसंद आया अगर कक्षा तो उसको लाइक किया करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक अवश्य किया करो बेटा, ठीक है। एक काम जरूर करके निकलेगा, एक्टिविटी किया करो ताकि हमें लगे कि आप भी सामने से एक्टिव हो। चलिए, तो ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें मराठाओं की हार हुई और पूरी तरह से मराठा जो सिस्टम था वो भारत से आपका लगभग खत्म हो गया। इसके बाद अगली जो घटना घटित हुई थी इसी के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, जिसको हम बोलेंगे, मैंने कहा था दो जो लगान था, टैक्स रेवेन्यू जो भूमिकर था, उसको वसूल करने के लिए पहले जमींदारी प्रथा थी, यानी स्थायी बंदोबस्त भी था। तो वो प्रथाएं पहले थी। अब उसके बाद में कौन कौन से सिस्टम लागू हुए वो हमें आज पढ़ने हैं। एक तो रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा किसकी, कर वसूलने की। और दूसरी महलवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी सिस्टम। ये दो नए सिस्टम आए, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और किसको किसने लागू किया वो भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज़ आपको बताऊं, रैयतवाड़ी क्या है। उससे पहले एक चीज़ जान लो कि 1820 में ये लागू हुई थी। और सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी, मद्रास में हुई थी या बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। देखो, दो जगह है, मद्रास या बॉम्बे, इन दोनों जगह पे ये लागू हुई थी। अब सब आपसे एग्जाम में पूछेगा इन दोनों में से सबसे पहले कौन सी जगह पे ये लागू हुई थी, ठीक है। तो याद रखें, जैसा कि मैंने सबसे पहले जो लिखा मद्रास, तो सबसे पहले ये लागू हुई थी मद्रास के अंदर। और किसने लागू की थी, टॉमस मुनरो।
और बॉम्बे के अंदर किसने लागू की थी? बॉम्बे के अंदर लागू किया था इसको अलेक्जेंडर रीड्स ने। अलेक्जेंडर रीड्स ने इसको लागू किया था, ठीक है। टॉमस मुनरो ने यहाँ पे, और बॉम्बे के अंदर अलेक्जेंडर रीड्स ने शुरू किया था। चलिए, और महलवाड़ी को तो याद रखें 1822 में बनी थी। किसने बनाया था? होल्ट मैकेंजी ने बनाया था 1822 में। और लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 1833 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ठीक है। और ये जो महलवाड़ी प्रथा थी लागू कहाँ थी? ये लागू थी आपका लगभग आप मान के चलो पंजाब और आगरा के अंदर। तो एग्जाम में पूछे कहाँ स्थान कहाँ थे, ये थे। और ये आपके सामने लिखे हुए हैं, बॉम्बे और मद्रास के अंदर ज़्यादातर लागू थी। और बंगाल के अंदर आपने पीछे ज़मींदारी पढ़ा था, तो काफ़ी समय तक वही प्रथा आपकी चलती रही थी, ठीक है। चलिए और लिए आपको बताता हूँ, सिर्फ बोल के बताऊँगा, सारी चीज़ें समझ जाओगे। आप ध्यान से सुना, कंसंट्रेशन के साथ सुनो। देखिए, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान, वाड़ी जिसकी चलती हो। इसका मतलब रैयत वाड़ी व्यवस्था के अंदर भूमि का मालिक किसको बना दिया? किसान को। पहले कौन था? जमींदार था। तो रैयत वाड़ी व्यवस्था के अंदर क्या किया इन्होंने? जमींदार के पद को समाप्त कर दिया और सीधा किसान को जमीन का मालिक बना दिया। यानी कि भाई अगर ये कोई भी बहुत बड़ी जमीन है जिसके अंदर बहुत सारे खेत हैं, तो इन खेतों के, ये जो जितने भी खेत हैं, इन खेतों के मालिक जो किसान हैं, जो यहाँ पे जोतते हैं भूमि को, जो फसल पैदा करते हैं, उन्हीं को बना दिया। मालिक बनाने का मतलब है कि इस भूमि का जो टैक्स होगा, वो पहले क्या था? जमींदार इकट्ठा करते थे, लेकिन अब जमींदार का बीच में कोई रोल नहीं है। अब यहाँ का टैक्स कौन देगा? किसान देगा। किसको देगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। यानी कि जो भूमि है, जिस किसान जो उसको जोत रहा है, उस वहाँ पे पैदावार उत्पन्न कर रहा है, तो उसका लगान वो किसान सीधा किसको देगा? ब्रिटिश कंपनी को। पहले क्या होता था जमींदारी प्रथा में कि किसान जमींदार को लगान देता था, जमींदार कंपनी को देते थे, यानी अंग्रेजों को देते थे। जमींदार वसूल ज़्यादा करते थे किसानों से, देते कम थे, यानी बीच में ज़्यादा लगान लेते थे। अंग्रेजों को लगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर अगर हम किसानों से सीधा लगान लेंगे तो आय में बढ़ोतरी होगी, और ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों की जो आय थी, जो लगान इकट्ठा करते थे, वो ज़्यादा हुआ। शुरुआत में किसानों को भी लगा कि अंग्रेज तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा लगा उनको व्यवस्था, किसानों की हालात सुधरी कुछ समय के लिए। लेकिन इसकी कुछ कमियां थी, जिसके कारण किसानों की हालात पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई। वो कैसे? कि अंग्रेजों ने जो लगान फिक्स किया था, जो भी टैक्स उन्होंने रेवेन्यू लेना था किसानों से, वो फिक्स किया था, वो पैदावार के आधार पे नहीं किया। वो उन्होंने किस आधार पे किया? क्षेत्रफल के आधार पे। कितने क्षेत्रफल पे इतना लगान हमें चाहिए। किसान की फसल चाहे बिजली, पानी, मौसम किसी भी प्रकार से खराब हो या पैदा अच्छी हो, हमें इतना लगान चाहिए। यानी कि किसान अगर किसी टाइम पे अकाल पड़ जाता, सूखे के कारण, बाढ़ के कारण, तो किसान को कहीं से भी अरेंज करके वहाँ से देना पड़ता था किसको? अंग्रेजों को लगान। और अगर नहीं देता तो अंग्रेज उसकी ज़मीन को छीन लेते। तो ये इसकी कमी थी, इसलिए अंग्रेज़ों की हालत बाद में ख़राब हुई। तो ये थी आपकी रैयतवाड़ी, यानी किसान को सीधा ब्रिटिश को लगान देना पड़ता था और ज़मीन का मालिक किसान था। महलवाड़ी जो सिस्टम है, इसके अंदर क्या था? ये एक प्रकार से मिश्रण था, मिक्सचर था। किसका मिक्सचर था? दो प्रथाओं का मिक्सचर था ये। एक तो इसका रैयतवाड़ी का, और दूसरा जमींदारी का भी। जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों चीज़ों का मिक्सचर जो, उसी को महलवाड़ी कहते हैं। कैसे? देखिए, इस प्रथा के अंदर क्या किया कि कुछ गांव जो थे, एक या दो या चार, यानी कुछ गांव या अकेला गांव भी हो सकता है, ऐसे गांव का एक समूह बना दिया। एक ही गांव कोई बोला जा सकता अगर बड़ा हो, तो छोटे हो तो दो तीन गांव को मिला के एक समूह बना दिया। उस समूह को क्या बोला गया? महल। वाड़ी मतलब उसकी चलेगी। यानी कि ग्राम के समूह को महल कहा जाता था। और सामूहिक रूप से उस महल के अंदर, महल का मतलब जो गांव का समूह था, उसके अंदर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया उन्हीं में से, कि जो क्या करेगा? कर को वसूल करेगा, टैक्स की प्राप्ति करेगा और जो अंग्रेजों को देगा। यानी अब जो वसूल करने के लिए व्यक्ति था वो उन्हीं के अंदर से एक होता था। तो एक प्रकार से जमींदारी व्यवस्था भी है, जमींदार की तरह ही एक हो गया। यहाँ पे उस व्यक्ति को लंबरदार वगैरह कहा जाता था, ठीक है, लंबरदार वगैरह उस व्यक्ति को कहा जाता था। तो वो टैक्स इकट्ठी करेगा। तो एक प्रकार से
पूरे गांव के अंदर किसान भी सीधे संपर्क में हो गए और जमींदारी की तरह एक लंबरदार वहाँ नियुक्त कर दिया, जो कि सभी लोगों से क्या करेगा। आज भी वैसे ही ऐसा ही चलता है, मालगुजारी जो होती है आज भी हम ऐसे ही पे करते हैं। गाँव में हमारे भी ऐसे लंबरदार वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये थी महलवाड़ी यानी जमींदारी और इसका मिक्सर जो था। तो ये दोनों प्रथाएं आपकी थी जो आपको पढ़नी थी अलग से, अच्छे से करेंगे। अब इसके बाद में लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट कब से कब तक आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया 1824 से 1828 इस टाइम पे ये आए थे। अब इनके शासन के दौरान हुआ क्या था, इनके शासन के दौरान एक युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं बर्मा युद्ध, बर्मियन वॉर भी कहा जाता है जिसको। ये बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था, ये हुआ था 1824 से 1826 के बीच, इस टाइम पे हुआ था। कारण क्या था, बर्मा युद्ध जो हुआ था इस युद्ध के होने का क्या कारण था। तो देखिए बर्मा युद्ध हुआ था वही सेम रीजन, क्षेत्र विस्तार, एक्सपेंशन पॉलिसी जिसको बोल सकते हो आप। क्षेत्र विस्तार किसका, देखिए बर्मा के जो राजा थे उनको लगा कि अंग्रेज जो हैं वो अपने आसपास के देशों में और भारत के अंदर अपना क्षेत्र को विस्तारित कर रहे हैं लगातार। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कहीं वो कल को बर्मा की तरफ भी अपने क्षेत्र को विस्तार ना कर दें। इसीलिए उसने क्या किया, पहले ही भारत पर आक्रमण करके मणिपुर, आसाम, यहाँ के कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके कुछ समय के बाद अंग्रेज़ों से डिमांड करने लगे कि बंगाल के अंदर भी बहुत सारा हिस्सा हमारा है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि वे बंगाल तक पहुँच गए, अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इस पर अटैक कर दिया बर्मा के ऊपर, और अटैक करके बर्मा को हराया, और हरा के यहाँ से जो मणिपुर और आसाम जो क्षेत्र इसने छीने थे उनको अंग्रेज़ों ने वापस ले लिया। और इसके साथ साथ बर्मा जो है इसके भी कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वहाँ पे व्यापार करने का अधिकार भी ले लिया। और ये सब सारा कब हुआ, ये जो युद्ध आपका कैसे रुका, तो 1826 में एक संधि हुई थी जिसको हम बोलेंगे याडाम्बो की संधि, याडाम्बो की संधि यानी ट्रीटी ऑफ याडाम्बो। इस संधि के अनुसार क्या हुआ कि बर्मा के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और असम और मणिपुर भी वापस ले लिया। तो ये था आपका बर्मियन वॉर जो इनके शासनकाल में लड़ा गया। तो स्टूडेंट्स ये आज की क्लास थी हमारी जिसमें 3 गवर्नर जनरल्स को हमने पढ़ा। अगली कक्षा कल से शुरू करेंगे और कुछ अगले गवर्नर जनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमारे लगभग अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 गवर्नर जनरल और रहते हैं, 6 के आसपास मान के चलो, उनको भी हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक करें, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।